Hello and welcome back to the third video of the playlist of July Current Affairs of 2025. Welcome to EduX Digital YouTube चैनल। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने थर्ड वीडियो को, जो कि एक शॉर्ट वीडियो होगी। पहला टॉपिक अपना है कि अभी हाल ही में मतलब जुलाई में, ठीक है, हाल ही में 4 लोगों को नॉमिनेट किया गया है। आप लोगों को पता होगा कि राज्यसभा में प्रेसिडेंट के पास राइट्स होती हैं कुछ लोगों को नॉमिनेट करने की। कितने लोगों को और किस आर्टिकल के तहत, ये आपकी होम असाइनमेंट रहेगी कि आप बताएं कि वो आर्टिकल कौन सा है। ठीक है, हालांकि आर्टिकल तो अभी पता चल ही जाएगा, लेकिन फिर भी तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने नॉमिनेट किया है पहले उज्जवल निकम जी को, ठीक है, सेकंड सदानंदन जी को, थर्ड हर्षवर्धन जी को और फोर्थ मीनाक्षी मैम को। ओके, 13 जुलाई 2025 को इन लोगों को क्या किया गया है, तो राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है, मींस नॉमिनेट किया गया है। और ये नॉमिनेट किसने किया है, तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि किस आर्टिकल के तहत ये नॉमिनेशन की प्रक्रिया होती है। तो अपना आर्टिकल है आर्टिकल 80 का 1 क्लॉज 1A ऑफ आर्टिकल 80। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्लॉज 1A ऑफ आर्टिकल 80 क्या करता है, तो अगर कोई भी आदमी आर्ट के फील्ड से, लिटरेचर के फील्ड से, साइंस टेक या फिर सोशल सर्विस के बेसिस में अगर अपना उनका एक अलग नाम है, ठीक है, और वो सोसाइटी को अगर कुछ दे सकते हैं, ठीक है, तो वैसे लोगों के लिए हम लोग नॉमिनेशन की प्रक्रिया रखी है। और ये कौन से आर्टिकल के तहत है, तो आर्टिकल 1 क्लॉज ए ऑफ आर्टिकल 81A, 81 नहीं, 80 का 1 का ए, ठीक है, क्लॉज 1A ऑफ आर्टिकल 80। ठीक है, अब देखिए ये जो है उज्जवल देवराव निकम, इसको इंडियन स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मतलब समझो कि ये क्या है, तो एक तरह से एडवोकेट है। ठीक है, किसके, गवर्नमेंट के, लेकिन इसको आप एडवोकेट जनरल वगैरह से टैली नहीं कराने की कोशिश करेंगे, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। ठीक है, ये प्रोसिक्यूटर है। ठीक है, इन्होंने इनकी बहुत सारे मिलिट्री केसेस, डिफेंस के केसेस इनके पास हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, वाइस प्रेसिडेंट। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जो वाइस प्रेसिडेंट थे इससे पहले धनखड़ जी, ठीक है, उन्होंने अपने कुछ हेल्थ की इश्यूज को बताते हुए उन्होंने अपने पद से क्या दे दिया है, इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, तो अब आपको एक और भी बात पता होगी कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ही क्या होते हैं, ठीक है, अगर वाइस प्रेसिडेंट का पद वैकेंट हो जाता है तो जाहिर सी बात है जो कि चेयरपर्सन होगा राज्यसभा, उसका भी सीट क्या हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा। अब देखिए जो अपने यहां एक्स कर देते हैं, ठीक है, जो अपने वाइस प्रेसिडेंट थे जगदीप धनखड़ जी, वो रिजाइन दे दिए हैं किस पोस्ट से, तो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट, और साथ ही साथ चेयरमैन, किसका, चेयरपर्सन बोलो या चेयरमैन बोलो, ठीक है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के पद से इस्तीफा दे चुके हैं और उन्होंने अपना
कारण क्या बताया इस्तीफा देने का? तो मेडिकल कंडीशन। क्या बताया? मेडिकल कंडीशन उनकी ठीक नहीं है। ठीक है, अब देखिए, इसके पहले ये इस्तीफा देने वाले जगदीप धनखड़ जी थर्ड वाइस प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, इनके पहले भी दो लोगों ने दिया था, लेकिन उनका रीजन अलग था। वो लोग वाइस प्रेसिडेंट थे और प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए कंडक्ट होने वाले इलेक्शन के लिए ये जरूरी था कि वो अपना जो ऑन गोइंग पोस्ट है उनको वो वैकेंट करे। ठीक है, तो ये है थर्ड। इसके पहले वीवी गिरी थे, ये फर्स्ट थे वीवी गिरी, और वेंकटरमन सेकंड थे। थर्ड पे आते हैं अब हमारे जगदीप धनखड़। इन दोनों का जो रीजन था वीवी गिरी का और इनका, तो फॉर कंटेस्टिंग अब प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है, प्रोपोर्शनल होता है, क्या होता है वो अपने अलग क्लास में पढ़ेंगे। बस सीधे समझिए कि वो प्रेसिडेंट के लिए कंटेस्ट करने के लिए उन्होंने रिजाइन दिया था। अब देखिए, ये जो रिजाइनेशन होता है वो आर्टिकल 67A के तहत होता है। ठीक है, 67A के तहत रिजाइन दे सकते हैं। और अब न्यू क्वेश्चन क्या है, तो अभी आप हाल ही में सुने होंगे कि सुदर्शन रेड्डी वर्सेस ये कंटेस्ट हुआ था। ठीक है, अब आपका ये होमवर्क है कि आप बताएं कि ये किस पार्टी से थे और ये किस पार्टी थे। क्या ये कांग्रेस से थे, क्या ये बीजेपी से थे? अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको एक बार सर्च करें। देखिए, बता देने से तो ये तो होगा, लेकिन बता देने से आपको सीधे सीधे पता चल गया कि हाँ भाई ये कांग्रेस के थे, लेकिन जब आप इसको सर्च करने जाएंगे तो उसके साथ आपको कुछ अलग अलग फैक्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। ओके, सो मूव करते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत रेजिग्नेशन देता है? तो 67A के तहत करता है। और अपना नया जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है? तो सीपी राधाकृष्णन, जिन्होंने बी सुदर्शन रेड्डी को क्या किया है, डिफीट करके बने हैं वाइस प्रेसिडेंट। किस महीने में? तो सितंबर 2025 को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ये जो जोड़ीदारन है ना, इसको हम लोग ये एक पॉलीगैमी मतलब एक से अधिक शादियां करना। ठीक है, मतलब एक आदमी की एक से अधिक शादी को पॉलीगैमी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो एक ट्राइब है हट्टी, हट्टी ट्राइब है, वहां की एक लड़की है सुनीता चौहान। ठीक है, हाँ, हट्टी ट्राइब की लड़की है, कहां की? तो हिमाचल प्रदेश की। इसने दो भाइयों से शादी कर ली है। ठीक है, दोनों भाइयों से किसने शादी की है? तो सुनीता चौहान ने। इसके वजह से इनको बहुत बैकलैश, मतलब बहुत इनका क्रिटिसिज्म हुआ कि आपको, अगर आपका ये ट्राइब है, आपका ये क्या बोलते हैं कल्चर है, ट्रेडिशन है, तो इसको आप गुप्त होके भी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने पूरा फ्लॉन्ट किया है। आप सर्च करेंगे तो पूरा इनका फोटोग्राफ वगैरह भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं जोड़ीदार ट्रेडिशन पॉलीगैमी। ठीक है, अब देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको, किनको? हट्टी ट्राइब को एसटी का दर्जा दिया था। कब दिया था? तो 2022 में दिया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए,
पहला ऐसा स्टेट है, ठीक है, जिन्होंने, बहुत लोग आते हैं जो कि हॉली बुक्स को, पवित्र ग्रंथों को कुछ भी बोल के चले जाते हैं। रामचरितमानस को कुछ बोल दिया, किसी गीता को कुछ बोल दिया, बाइबल को कुछ बोल दिया, कुरान को कुछ बोल दिया, ठीक है। इन सब चीजों को कोई भी कुछ भी बोल के चला जाता था। इसके पीछे कोई ऐसे कानून नहीं थे कि हाँ तुम ये इसके बारे में नहीं बोल सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। लेकिन पंजाब इमर्ज होता है कैसे, तो एक बिल के साथ जिसका नाम था पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द हॉली स्क्रिप्चर्स बिल, जो कि कब आया था, 2025 में आया था, ठीक है। स्टिंजेंट एक्ट ऑफ, इसको बोलते हैं बेअदबी के कृत्य, ठीक है। और नेक्स्ट आता है स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट, मतलब कड़ी सजा, ठीक है। तो इस एक्ट के तहत, इस देखो, कोई भी बिल जब पास हो जाता है तब जाके वो एक्ट बनता है। ये चीज याद रखना। मतलब कि पास मतलब क्या, अगर उसको फाइनल प्रेसिडेंट का एसेंट मिल गया तो वो बिल क्या बन जाता है, तो एक्ट बन जाता है। तो पंजाब का कैबिनेट इसको अप्रूव कर दिया है, किसको, तो प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द होली स्क्रिप्चर्स बिल को, ठीक है। अब कोई भी ऐसा किए जाने पे उनको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन, ठीक है। ये एक संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, 1972। क्या मैं सही हूं, बिल्कुल नहीं है, 1992। में इसका गठन हुआ था, किसका, तो नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन का, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, एनसीएम। ये बहुत दिन से इनएक्टिव रह रही है। कब से इनएक्टिव है, तो अप्रैल से, क्योंकि जो इसके चेयरमैन थे जिनका नाम था इकबाल सिंह, इनके रिटायरमेंट के बाद से इनके जगह पे अभी तक कोई आया नहीं है। और इसी कारण ये जो संस्थान है, ये जो बॉडी है, वो क्या हो चुकी है, इनएक्टिव हो चुकी है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं, तो जो माइनॉरिटीज कमिटी हो, कोई क्वेश्चन पूछे कि सबसे बड़ी माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन है, सबसे बड़ी माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन है, तो आप क्या जवाब देंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे बड़ी मुस्लिम्स, ठीक है। फिर आते हैं क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट, पारसी, और सबसे बाद में ऐड हुए हैं जैन्स। तो ये अपने 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी है जो कि इंडिया में है, ठीक है। तो नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज ये एकदम मैंडेटरी करता है कि मेंबर, एक मेंबर, 6 जो मेंबर होंगे वो 6 कम्युनिटी से एक मेंबर आएंगे, ठीक है। तो 6 मेंबर ऐसे हो गए, ठीक है। इसी चीज को आगे हम लोग देखते हैं। स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एस्टैब्लिश की गई थी। और कब की गई थी, तो किस एक्ट के तहत की गई थी, तो 1992 के एक्ट के तहत की गई थी। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि फर्स्ट स्टैट्यूटरी कमीशन कब बना था, तो 1993 में बना था। सॉरी। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना हांगकांग
कन्वेंशन। तब तक आप लोग लिख लीजिए। कन्वेंशन का हिंदी होता है अभिसमय। और हांगकांग चाइना रेड सी। कुछ याद आ रहा है? ठीक है, तो कन्वेंशन का मतलब अभिसमय। आप सिंपली समझिए कि मीटिंग था, ठीक है, और ये जो था वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड था। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? तो इन्वायरमेंटल मीटिंग कह सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो 26 जून, जाहिर सी बात है 2025 होगी। तो ये हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन था। किसके लिए? तो जो बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं उनके सेफ और इन्वायरमेंटल फ्री, या फिर इन्वायरमेंटल फ्री नहीं, इन्वायरमेंटली साउंड रिसाइकलिंग को ये क्या बढ़ावा देने के लिए ये पहल उठाई, ये मीटिंग की गई थी। अब देखिए, इसके पहले भी मीटिंग हुई थी 2009 में, ठीक है। इसमें भी मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ कुछ अपनी, हाँ ठीक है। तो अभी ये जो कन्वेंशन हुई थी उसमें पार्टनर कौन कौन है? तो आईएमओ है, आईएमओ का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है। फिर लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उनके जितने भी कर्मचारी होंगे उनके बेनिफिट्स के बारे में भी तो जरूरी है बात करना। फिर बेसल कन्वेंशन पार्टी, फिर एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और भी जितने हो, ये सारे इनके पार्टनर्स हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो देखिए, शिप, पुरानी शिप्स को हम लोग जब रिसाइकल करते हैं तो मान लो एक तरह से उसको हम लोग तोड़ते हैं, तो तोड़ने के साथ साथ उसमें रिसाइकलिंग में क्या होगा? उस चीज को हटाएंगे, तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, तो उसमें बहुत सारा हजार्डस टॉक्सिक सब्सटेंस निकलता है, ठीक है। जैसे कि एस्बेस्टस, हिंदी में इसको करकट बोलते हैं। इसके टूटने से अगर इसको हम लोग इनहेल कर ले तो लंग डिजीज तो पक्का होना ही है। हैवी मेटल्स आ जाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स आ जाते हैं, ठीक है, और वैसे सब्सटेंस आ जाते हैं जिसके वजह से क्या हो जाता है? ओजोन डिप्लीशन होता है। अब ये टॉक्सिक सब्सटेंस क्या क्या है, इसके लिए मैंने अलग एक स्लाइड बनाया है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, इसके बाद वो आएगा। लेकिन अभी यहां तक कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं। हाँ, एक मीटिंग हुआ था, हांगकांग कन्वेंशन के नाम से मीटिंग था। इस मीटिंग में क्या हुआ था? हाँ भाई, इन्वायरमेंट को बचाना है। सबका मोटिव अब यही रह रहा है कि इन्वायरमेंट को बचाना है, ठीक है। तो हांगकांग कन्वेंशन हो गया, इन्वायरमेंट बचाना है, और शिप को रिसाइकल करने में जो भी हैजार्डियस चीज दिखती है, जैसे कि उनको रोको, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, एस्बेस्टस, इसके पहले जैसा कि मैंने बताया, उसको इनहेल करने से लंग डिजीज या फिर कैंसर हो सकता है। हेवी मेटल जैसे कि लेड, मरकरी, Hg, शायद ये Pb होता है, ये अपने बॉडी के लिए, मरकरी, पारा जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, शीशा, लेड, ठीक है, ये सब अपने बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। फिर हाइड्रोकार्बन्स आते हैं, ठीक है, जो कि पॉल्यूशन फैलाते हैं। फिर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ठीक है। अब देखिए, शिप का टूटना हमारे इन्वायरमेंट के लिए कैसे डैमेज है, ठीक है। तो पहला देखो, लीच, इसको लीक भी बोल सकते हैं, या जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि रिसना, पानी रिस के जा रहा है उसको, ठीक है। और इससे मछलियों का जीवन भी, मैनी टाइम जो अंदर एक्वेटिक लाइफ है वो भी क्या हो जाते हैं? हार्म हो जाते हैं, ठीक है। हम लोग इसको कब अडॉप्ट किए थे? तो 2019 में ही कर चुके थे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑयल एंड केमिकल्स लीच इनटू द सोइल एंड वाटर, ये शिप के टूटने से, शिप के रिसाइकलिंग से ये होने वाली तकलीफें हैं। अब आते हैं क्रिटिकल मिनरल्स।
क्रिटिकल मिनरल्स, क्रिटिकल का मतलब आपको मैं बता दूं, आप समझिए, यहां पे समझिए आप इंपॉर्टेंट कौन कौन है, निकल, कोबाल्ट, ठीक है, ये सारे जितने भी एलिमेंट है, रेयर अर्थ एलिमेंट है, ये सारे चीज क्या है, क्रिटिकल मिनरल्स में आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, इसका इनिशिएटिव क्या है, तो क्रिटिकल मिनरल्स एक नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरली ऑकरिंग है, हेंस इट इज नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये जरूरी होता है, किसके लिए जरूरी होता है, तो अपने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए जरूरी होता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए जरूरी होता है, और इन्वायरमेंट को मतलब इन्वायरमेंट के सस्टेनेबिलिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, अब देखो, तो डिफेंस सेक्टर में भी इसका दिखेगा आपको कि जो मिसाइल्स होते हैं उनमें भी ये क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं, जो सैटेलाइट्स होते हैं, फाइटर प्लेन्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, कोबाल्ट, लिथियम, कोबाल्ट और अदर रेयर एलिमेंट्स, ठीक है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन अभी तक नहीं आया कि क्वाड में कौन कौन है, इंडिया और यूएसए और जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये क्वाड के मेंबर्स हैं, ठीक है। अब एक और बात अपने को पता होनी चाहिए कि टोटल 30 मिनरल्स है जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। ये क्रिटिकल मिनरल्स में थर्टी मिनरल्स है जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। इसमें से और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ सकता है कि नीलामी भी तो कुछ का हुआ है, सत्ताईस मिनरल्स को नीलामी के लिए रखा गया है। बढ़ते हैं आगे हम लोग, वही वाली चीज है, ठीक है। क्वाड में कौन कौन आता है पहले बता चुके हैं, इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव पे ये लोग डिस्कशन किए थे, कहाँ किए थे, वॉशिंगटन डीसी में किए थे जो कि अमेरिका में है। ये इनिशिएटिव का काम क्या था, तो कोऑपरेशन बढ़ाना है, सहकारिता बढ़ाना है, किस किस इशू पर, तो इशूज जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो हो रहा है, जो रिकवरी हो रहा है, और क्रिटिकल मिनरल्स का जो रिप्रोसेसिंग हो रहा है, इन सब पे अपना एक मतलब एक आई रखना, ठीक है, और रिलायबल ग्लोबल सप्लाई चेन्स को इंश्योर करना, ठीक है। अब देखो इसका एक और एम है, क्या एम है, तो डाइवर्सिफाई करना और सप्लाई चेन को मतलब डाइवर्सिफाई करना, हर एरिया में ये होगा, और सिक्योर करना, ठीक है। अब देखिए क्या क्या सिक्योर करना, जो लिथियम है, निकल है, ग्रेफाइट है। अब सारी ईवी में बैटरीज में, ड्रोन में आपको ये सब लिथियम, जितने भी ईवीज हैं वो लिथियम बैटरीज पे चलती हैं, ठीक है। सो it is necessary to secure these kind of rare elements, okay। next आगे बढ़ते हैं हम लोग, 3/35, 3/35, 3/35, ये 35 है 2035, और 3 है आइटम्स, कुछ आइटम्स हैं, जैसे कि कौन से आइटम्स आएंगे इसमें, तो टोबैको, अल्कोहल और अदर सुगरी
सब्सटेंस, चीनी वाले, टोबैको, अल्कोहल और ठीक है। अब देखिए ये जो पहल है वो किसका है, तो WHO द्वारा ये पहल है। अब देखिए इन लोग का कहना है कि ये जो हार्मफुल 3 सब्सटेंस है, टोबैको, अल्कोहल एंड सुगरी आइटम्स, ठीक है, इसका हम लोगों को क्या करना चाहिए, मार्केट में बिक रहा है, बिकने दो, इसका प्राइस बढ़ाओ, ठीक है, क्या करो, इसका प्राइस बढ़ा दो। मान लो कि पहले ये मिल रहा था, पहले अगर ये मान लो 100 रुपए का मिल रहा था, तो अब क्या करो कि इसका दाम बढ़ा दो, इसको बोलो कि नहीं अब तुमको 150 में खरीदना है। अगर आपके पास परचेजिंग पावर है तो आप खरीद लो, और अगर परचेजिंग पावर नहीं है तो धीरे धीरे आपकी आदत छूट जाएगी। तो ये इनिशिएटिव कब तक एम करता है, तो 2035 को एम करता है। अब देखिए, अब आते हैं हम लोग अपने लिखे हुए पीपीटी पे। इनिशिएटिव क्या करता है, तो रेज करना है, क्या रेज करना था, द प्राइसेस ऑफ टोबैको, अल्कोहल एंड सुगरी ड्रिंक्स, ठीक है। इससे क्या होगा, तो उनका कंजम्पशन क्या होगा, कम हो जाएगा, उनकी खपत क्या होगी, कम होगी, और खपत कम होने के बाद क्या होगा, इससे अगर कोई मान लो मेरे पास बहुत पैसा है, हम खर्च करेंगे, हम खाएंगे पिएंगे, जो भी ये चीजें मना है, ठीक है, लेकिन किस रेट पे खाएंगे, जो बढ़ा हुआ रेट है, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू अगर मेरे वजह से मिल रहा है, तो वो एक्स्ट्रा रेवेन्यू को कहां खर्च करना है, तो पब्लिक हेल्थ पे खर्च करना है, ठीक है। इंश्योरिंग 50% रियल वैल्यू इंक्रीज फॉर दीज 3 प्रोडक्ट्स बाय 2035। अब देखिए कोलंबिया हो गया, वेनेजुएला, ठीक है, ये सब जो देश है वहां पे ये सब चीज बहुत ही ज्यादा मात्रा में लोग कंज्यूम करते हैं, टोबैको वगैरह, ठीक है। सो अब एग्जांपल टोबैको का है कि ये इनिशिएटिव के कारण, टैक्स बढ़ने के कारण 34% लोग जो थे वो क्या किए, सिगरेट का कंजम्पशन 34% से क्या हुआ, ड्रॉप, कम हुआ, ठीक है। अब देखिए एनसीडी, इससे और क्या फायदा होगा, तो एनसीडी का मतलब होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो डिजीज टच करने से ना ट्रांसमिट हो उनको हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। जैसे नॉन कम्युनिकेबल में क्या आ जाएगा, डायबिटीज आ गया, ब्लड प्रेशर आ गया, ठीक है, ये सारी जो बीमारियां हैं वो नॉन कम्युनिकेबल है, ठीक है। हेंस इससे क्या होगा, तो एनसीडी से होने वाली जो मौतें हैं उनमें क्या होगा, कमी आएगी, रेवेन्यू बढ़ेगा अगर कोई खरीदता भी है तो, ठीक है। और इससे 75% ऑफ द जो भी ग्लोबल डेथ हो रहा है वो कम होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे हम लोग, किसके कारण, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के कारण, ठीक है, ओके। सो ये था पार्ट 3। ठीक है, चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू। पार्ट 4 के बाद हम लोग 1-2 लेक्चर और लेंगे, फिर अपना जुलाई खत्म हो जाएगा। थैंक यू एंड प्लीज लाइक द वीडियोस एंड प्रोवाइड योर फीडबैक।